हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इसमें सबसे पहले तो जो आप लोगों को फीडबैक फॉर्म दिया है वो भर कर जाएं। सर्टिफिकेट सबको मिल गए होंगे, अगर इसमें कोई करेक्शन होगी तो एक बार बाद में बता देंगे। सर्वप्रथम तीनों संयोजक यहाँ पर आएंगे, एक एक करके मैं नाम बोलूँगा। उनको अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। उसके बाद जैसे जो सब्जेक्ट होगा उसी के साथ अनुभव कथन भी रहेगा। आप लोगों ने बताया होगा नाम जो है। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अंग्रेजी से CK सिंह जी। भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर के ATL हॉल में अंग्रेजी, गणित और वाणिज्य जो विषय का प्रशिक्षण वर्ग 9 जून दोपहर 12:30 बजे से प्रारंभ हुआ और आज 12 जून दोपहर में समापन की स्थिति में। इस निमित्त हम सभी यहाँ एकत्रित हैं। इस शुभ अवसर पर अपने आदरणीय प्रदेश निरीक्षक जी विशोक जी और अपने मेरठ संभाग के संभाग निरीक्षक आदरणीय जगवीर जी और इस विद्यालय के आदरणीय कोषाध्यक्ष मनु जी, इस स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य सोमगिरी जी, अन्य सभी जो टोली बनी है तीनों विषय की, उस टोली के वर्ग संयोजक और टोली संचालन टोली, अन्य सभी प्रशिक्षार्थी, आचार्य बंधु और बहन। अपना विषय अंग्रेजी था और अंग्रेजी विषय में जो अपेक्षित संख्या थी 11 थी। उस 11 में से एक सुनील जी नेहरू नगर में TGT इंग्लिश का जो वर्ग लगा था वहाँ पर वो प्रतिभाग कर चुके थे। तो 11 संख्या में से 6 आचार्य बंधु बहन अपने उपस्थित रहे। टीकम सिंह जी उन्होंने यहाँ डबल कार किया, संचालन टोली में भी सहयोग किया और प्रशिक्षार्थी के रूप में प्रशिक्षण भी ली। उनके साथ ही श्रीमती रजनी गहलोत, प्लीज एक बार खड़े हो जाएंगे, ये भी यहीं से भावराव देवव्रत से हैं। इन्होंने भी बहुत तन्मयता से इस वर्ग को अटेंड किया। मीनू गोयल जी दुर्गावती हेमराज टाह से हैं। उसके बाद रितिका चौधरी, उन्होंने भी बड़ी तन्मयता के साथ वर्ग को अटेंड किया, लेकिन कल जरा पैर स्लिप हो जाने के कारण थोड़ा मसल्स में उनको इंजरी हुई है। और अपने उपाध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित थे इसमें, और आदरणीय प्रकाश जी जिनको आप सभी परिचित हैं, अखिल भारतीय स्तर के आप अधिकारी हैं और इन दिनों को हायर एजुकेशन को देखते हैं। उनकी उपस्थिति में उद्घाटन हुआ और आज समापन जिनका मैंने परिचय कराया, मंचस्थ जो बैठे हैं, आज ये समापन होना है। मुझे इतना ही कहने का निर्देश था, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और आगे इस अंग्रेजी वर्ग से दीदी आएंगी पहले से व्यवस्था। वंदनीय महाशय, आदरणीय अतिथिगण और विषय वर्ग में आए हुए सभी सहयोगियों, आप सबको मेरा सादर नमस्कार। हमारे स्कूल में मैसेज आया और हमें कन्वे किया गया कि हमें विषय वर्ग में जाना है। तो लगता रहा, सही बात बोलूँगी तो लगता रहा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुआ और हम तैयार थे स्कूल में आने के लिए। हमारे स्कूल से 3 टीचर आए हैं, मैं इंग्लिश के लिए, एक वाणिज्य विषय के लिए और एक मैथ सब्जेक्ट के लिए। इस यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमारा पहला सत्र महेश जी भाई साहब ने भी लिया और प्रदीप जी भाई साहब ने भी हमारा सत्र लिया था। उन्होंने हमारे 2 सत्र लिए। उन्होंने बहुत अच्छा हमें विषय का ज्ञान दिया और उन्होंने हमारा लक्ष्य, विद्या भारती का लक्ष्य, उस पर बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत अच्छा समझाया। उसके बाद चंद्र किशोर भाई साहब जी ने जो इंग्लिश सब्जेक्ट के ही हैं, उन्होंने हमारे वर्ग लिए। उन्होंने हमें लगता था हमें बहुत कुछ आता है, लेकिन उन्होंने हमें इंग्लिश ग्रामर के बारे में बहुत डिटेल में ऐसी टेक्निक बताई जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि शायद हमें आती भी है। बहुत हमें इसका ज्ञान प्राप्त हुआ। और मैडम आई थी, डॉक्टर प्रियंका चौहान मैडम आई थी, उन्होंने हमें लेसन प्लानिंग के बारे में प्रॉपर बताया। बहुत अच्छा लगा और बहुत हमें समझ में आया। और अंतिम बात कि सोम जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी
बहुत अच्छा उनकी व्यवस्था स्कूल में बहुत अच्छी थी, खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। इतनी गर्मी के बावजूद भी सब कुछ के लिए आप सभी को इंग्लिश डिपार्टमेंट की तरफ से आए हुए सभी इंग्लिश वर्ग में जितने भी आए हुए आचार्य थे सबकी तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त, धन्यवाद। गणित विषय के संयोजक नवनीत कुमार जी, आप सरस्वती विद्या मंदिर चांदपुर में प्रधानाचार्य हैं, आपसे निवेदन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कृपा करें। ये गणित विषय का प्रशिक्षण 9 जून से शुरुआत हुई उसकी और आज समापन है। तो 12 प्रतिभागी आने थे, 12 में से 9 बंधु आए हैं, तो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बस केवल 9 बंधु आए हैं इस प्रशिक्षण में, अपने स्थान पर बैठ सकते हैं सभी। इसमें टोटल वंदना के 3 सामूहिक सत्र को लगाकर 18 सत्र हमारे यहाँ पर हुए, जिसमें 15 सत्र हमारे, जिसमें उद्घाटन सत्र 1 पंचपदी अधिगम के डॉक्टर प्रियंका चौहान जी ने लिया, 2 सत्र उनके रहे। पाठ योजना बनाना, इस तरह से 2 सत्र हमारे मैथमेटिक्स में रहे। पाठ योजना का क्रियान्वयन, उसके द्वारा लेसन प्लान पढ़ाया गया, इस तरह से उनके 3 सत्रों में उनको क्रियान्वयन किया गया। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को लेकर के 2 सत्र लगाए गए। एक शुरुआत में एक परीक्षा का सत्र रहा, उनका एक्सपीरियंस कितने साल से वो पढ़ा रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं उस विद्यालय में, तो इस तरह के एक सत्र रहा। तो इस तरह से 15 सत्र ओवरऑल रहे हैं टीचिंग को लेकर के। जैसे कि सबको पता है कि हम यहाँ पर विषय प्रशिक्षण के लिए आए। जैसे कि दीदी ने भी बताया कि स्कूल में लगता है कि जब हमारा नाम लिया, प्रधानाचार्य जी ने पूछा कि कौन कौन जाएगा, तो सबसे पहले ये लगता है कि गर्मियों की छुट्टी चल रही है और ऐसे में 4 दिन वहाँ पर जाना गर्मी में। लेकिन यहाँ पर आके पता लगा, एक टीम मिली हमें, जिसमें हमारी टीम में 9 लोग थे, और एक सबसे अच्छी बात, हमें संयोजक एक ऐसे मिले जिन्होंने हमें एक तरह से फ्रीडम दी। आप आपस में डिस्कशन करके बताएं। उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें समझाया। हमारे जो टीम है उसमें एक्सपीरियंस वाले भी हैं, कुछ यंग भी हैं। तो यंग लोगों से हमें जज्बा मिला कि हाँ, हमें आगे पढ़ाना चाहिए, नई नई टेक्निक्स पता लगी। और जो एक्सपीरियंस है उनके पास एक डील करने की क्षमता थी, हर सिचुएशन में फंसने के बाद निकलने की क्षमता थी। वो क्षमताओं को हमने पहचाना, वो हमें पता लगी। हम आगे ऐसे अपने स्कूलों में भी जाकर ये कर सकते हैं। यहाँ पर वैसे तो हम सब अपने आप में हीरा हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उस हीरे में थोड़ी सी और पॉलिश लगा दी, और उस पॉलिश की चमक अब इतनी है कि मुझे यकीन है कि अब हम अपने विद्यालय में जाएंगे तो वो चमक बाहर तक दिखेगी। विद्या मंदिर की चमक वैसे भी हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वह चमक और बढ़ गई। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी का भी कि उन्होंने इतने बड़े आयोजन को करना एक छोटा मोटा काम नहीं किया, और अपने संयोजक का भी कि उन्होंने हमें इतना अच्छे से समझाया और हमें सब फ्रीडम दी कि हम आपस में बहुत अच्छे से समझ सकते। धन्यवाद। कॉमर्स विषय की संयोजिका हर्षिता सांगवान जी, प्रधानाचार्य छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर बुलंदशहर। जैसे कि वन की जानकारी हमसे पहले यहाँ पे अंग्रेजी में गणित विषय वाले हमारे बंधु दे चुके हैं, तो हम आपको जो हमारे वन की विशेष बातें वो बता देते हैं। हमारे पास अपेक्षित जो संख्या थी वो 18 थी, और हमारे पास जो उपस्थित संख्या थी वो 23 थी। इसमें वो दक्षता वर्ग वाले लोग नहीं हैं, तो उन्हें भी मिला लें तो 30 वन के अप्रोक्सीमेट ये हमारे 23 जो है हमारे विषय वाले ही हैं। हमारे जो सेशन थे उसमें हमारा फर्स्ट सेशन डॉक्टर नीलम जो कि प्रोफेसर हैं विद्यावती मुकुंदलाल डिग्री कॉलेज गाजियाबाद, उन्होंने लिया। जो सेशन था इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड करियर इन कॉमर्स। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन था वो डॉक्टर प्रियंका चौहान जी ने लिया, जो कि प्रधानाचार्य हैं शताब्दी नगर में। तो सेशन हमारा पंचपदी शिक्षण पद्धति पर आधारित था, उसको हम लोगों ने बहुत बारीकी से समझा। और हमारे सत्रों की एक विशेषता रही कि हमारे सत्र 1.25 घंटे के कभी नहीं हुए, या तो 2 घंटे, 2.5 घंटे या 3 घंटे। हम लोग समय देखना ही भूल जाते थे, यहीं बैठे रहते थे। बाद में जब नीचे से फोन आता था भोजन के लिए आ जाओ, तभी आता था कि 8 से ज़्यादा बज गए। तो ये हमने क्या, अगले दिन का जो हमारा समय था, जब हमने रात में बैठ के लेसन प्लान बनाया तो नेक्स्ट डे को प्रियंका दीदी ने हमारे चेक किए, और कोशिश ये रही कि इंडिविजुअली सभी के हम लोगों ने मिलकर जो जो कमियाँ थी वो दूर कर दी। उसके बाद नेक्स्ट सेशन के लिए प्रदीप जी भाई साहब का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ।
भाई साहब ने जो कॉमर्स है, कॉमर्स के साथ साथ भाई साहब ने अंग्रेजी और गणित वालों को भी बिठाया और सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली कनेक्ट करने की बात की। उसके बाद जो हमारे 4 सेशन थे उसके लिए हमने CBSE के 2 रिसोर्स पर्सन थे, उनसे बात की। बात करके सेशन में बुलाने का उद्देश्य ये था कि हमसे अलग वो क्या कर रहे हैं, हम उसको भी जानें। तो हमने जो प्रियंका अरोड़ा जी हैं बिजनेस स्टडीज़ में, उनको बुलाया और अकाउंटेंसी के लिए श्री हरविंदर सिंह हैं, उनको बुलाया। दोनों ही CBSE और SCRT के रिसोर्स पर्सन हैं और जो भी वो हमें यहाँ बता कर गए हम सभी ने उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिया। और अब उसका फ़ायदा ये हुआ, अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि हमारे पास अपने 3 से 4 लोग ऐसे आ गए जिन्हें हम एज ए रिसोर्स पर्सन अब आगे हम अपने लेवल पर करेंगे, ताकि अब हमें बाहर से किसी को ना मिले। उसके बाद हमारे साथ जो लगातार वर्क में लगे थे, ऑफिशियली तो जो सर थे उनका सेशन 1 या 2 ही था, लेकिन हर सेशन में उन्होंने पूरे तरीके से उसको अटेंड किया, कहाँ क्या कमियाँ थी, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। वो हर एक एक्टिविटी को देख लेते थे कि अच्छा ये वाली एक्टिविटी हो गई है तो मैं दूसरी बना के लाऊंगा। ऐसे ही भाई साहब डॉक्टर मनु मेश जी जो श्यामलाल डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ पूरे समय लगे रहे। और उसके बाद हमने जो है ये सारा काम अपने किया। एक एक्स्ट्रा सत्र कल हम लोगों ने फिर से अपना लगाया, जो हमारा आराम करने का समय था, आराम ना करके उसमें हमने सिलेबस और जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आने वाली समस्याएं हैं उसको हमने, क्योंकि 2 बोर्ड के हम लोग यहाँ पे टीचर्स हैं CBSE और UP के, तो हमने उनको बैठकर उन सारी समस्याओं को शॉर्ट लिस्ट कर लिया। रात में करने का उद्देश्य था कि मनोज जी भाई साहब को दे देंगे रात में, लेकिन बाद में पता चला कि मनोज जी भाई साहब थे नहीं, पर हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया, आज दे देंगे। इस तरीके से हमारा वर्क रहा और वर्क में क्या क्या सीखा इसका अनुभव तो आपके साथ शेयर होगा ही। उसके साथ साथ छोटी छोटी प्रेजेंटेशन, जो कुछ नाम हमने अपने जो हमारे पर्सपेक्टिव रिसोर्स पर्सन हैं उनके हिसाब से उनसे आज यहाँ देने के लिए कहा है। तो सभी के लिए ऑल द बेस्ट। हमारा सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, एक हमारा जर्नल ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव के अंदर हम जनरली ये बताते हैं कि जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका मेन पार्ट कभी भी जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है उससे रिलेट ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ाते हैं तो हमें पहले जो स्टार्ट करना है पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में हमें बताना है। तो हमारी जो एक्टिविटी होगी उसमें हम सर और मैं मिलकर एक एक्टिविटी करेंगे मैनुअली, जिसमें हम ये शो करके दिखाएंगे कि हम उसको एक्टिविटी के थ्रू कैसे क्लास में शो कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब एक ग्रुप ऑफ पर्संस मिलते हैं जहाँ पे लोग आके अपने आइडियाज, थॉट, शेयर्स, कल्चर आपस में मिलकर बातचीत करते हैं, कनेक्ट करते हैं, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो कभी भी हम पार्टनरशिप बिजनेस ना बोल के पहले पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में आपको समझाते हैं। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है जो हम यहाँ पे करके दिखाएंगे। अगर कोई सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसके पास बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके पास इतनी कैपिटल नहीं होगी, उसके पास बिजनेस करने के लिए इतनी स्किल्स नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं कि अपने बिजनेस की फाइनेंशियल लिटरेसी को मजबूत करने के लिए, कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस में एक नए पर्सन को ऐड कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप का मतलब है एक से भले दो। अगर एक कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसके अंदर ड्रॉबैक्स हैं कि सारी लायबिलिटीज उसकी होंगी, सारे लॉसेस उसके होंगे और जितने भी बिजनेस रिस्क हैं उसको सभी को अकेले को बियर करने पड़ेंगे। तो ये हमारा जो हैंडशेक है ये प्रमोट करता है कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। पार्टनरशिप का मतलब है कि हम दोनों मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा, ये सब चीज़ें इसमें लिखी जाएंगी, हमारी लायबिलिटीज क्या होगी, ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी। तो जो भी हम पार्टनरशिप के अंदर पढ़ते हैं वो हमारा एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके तहत हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। लेकिन जब भी हम क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लेसन प्लान हमें पहले अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर स्पेसिफिक जनरल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसके बारे में बताना होता है कि पार्टनरशिप क्या है, उसके बाद हम पार्टनरशिप बिजनेस को डिफाइन करते हैं। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप का मतलब है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं, किस पर्पस के लिए कि जो भी बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे आपस में शेयर करें। लेकिन ये बात हो गई बिजनेस की। अगर हम एक जनरल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनरशिप से हम बहुत सारी चीज़ों को इंगेज करें, जैसे हम एक दूसरे का कल्चर समझ रहे हैं, हम एक दूसरे के थॉट समझ रहे हैं, हम एक दूसरे का आइडिया समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पार्टनरशिप के अंदर रखते हैं। वहीं अगर हम बिजनेस को इसके अंदर लेकर आते हैं तो वो एक बिजनेस का रिलेशनशिप बन जाता है। रिलेशनशिप कैसा भी हो सकता है,
आइडियाज, थॉट, बिलीफ, कल्चर, ये सारी चीजें हमारी पार्टनरशिप के अंदर आती है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर बिजनेस पर ऐड कर दूं तो वो मेरे बिजनेस रिलेशनशिप को एक्सेस करता है। दूसरी बात, जब पार्टनरशिप हम करते हैं तो उसके अंदर कुछ एग्रीमेंट बनाए जाते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए हमारे पास हर बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। हम कोई भी बिजनेस बिना टर्म्स एंड कंडीशन के करेंगे। अगर एक सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है तो उसे शायद जरूरत नहीं होगी कोई टर्म्स एंड कंडीशन की। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो दो लोग मिलकर वहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, दोनों लोगों पे डिस्प्यूट हो सकता है किसी बात को लेकर। कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसमें दो लोगों की ओनरशिप है, तो वहाँ पर डिस्प्यूट के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे एक बिजनेस एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। टोली के संचालन सदस्य एवं मेरे प्यारे भैया बहनों, 3 दिन से हम यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में अपना प्रशिक्षण ले रहे हैं कि अपने सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। इसी के संबंध में अभी पार्टनरशिप को कनेक्ट किया मेरे साथी भाई ने, उसी से आगे मैं चलूँगा। पार्टनरशिप और अब बात करेंगे हम कंपनी की, कि कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंसेस क्या हैं। पार्टनरशिप में क्या था कि वॉलेंट्री था। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन कंपनी एग्जिस्टेंस में तभी आएगी कि जब वो रजिस्टर्ड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड होने के बाद में कंपनी हमारा एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। कंपनी भी कई टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे स्टेटरी कंपनी हो गया, और जो ऐसी कंपनियां जो संसद के किसी एक्ट से बनती हैं, पार्लियामेंट में कोई एक्ट पारित होता है उनके लिए, वो स्टेटरी कंपनी होती है। अगला चार्टर कंपनी, जैसे आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? चार्टर कंपनी थी, क्योंकि वहाँ ब्रिटेन की महारानी द्वारा एक चार्टर पर साइन करके उसे इंडिया में भेजा गया था, तो वो चार्टर कंपनी हो गया। इसी तरीके से जो हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा है वो है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2, और जो मैक्सिमम नंबर होते हैं वो हो सकते हैं 200 अकॉर्डिंग टू 2013। पहले इसमें डिफरेंसेस था 56 के अकॉर्डिंग, अब इसके मेंबर्स को इंक्रीज कर दिया गया। पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं 7 और मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स। जितने शेयर्स हैं कंपनी के उतना हो सकते हैं। अब अगली बात आएगी कि भाई इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकती, रेस्ट्रिक्ट होता है वो कि आप शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते, और जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर्स इश्यू कर सकती है। तो शेयर्स के टाइप्स होते हैं 2 टाइप, प्रेफरेंशियल शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है कि उन्हें प्रेफरेंस राइट होता है कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा तो फर्स्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इसी तरह कंपनी का जब वाइंडिंग अप होगा तो वाइंडिंग अप पर भी जो कैपिटल रिटर्न होगा वो सबसे पहले किनका होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। आफ्टर दैट जो बचेगा वो किसे मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सर्वप्रथम आचार्य को मेरा नमन और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम 3 दिनों से हम देख रहे हैं हमारा प्रशिक्षण वर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इस स्कूल के बारे में बहुत सुना था कि बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत अच्छा विद्यालय है। तो मैं इस विद्यालय में पहली बार आई हूँ और मुझे विद्यालय बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं। इतनी गर्मी है, हम इतनी गर्मी में ये 3 दिन का हमने बंद किया। और जहाँ तक हमारे सब्जेक्ट की बात है, हमारे अकाउंटेंसी और बीएसटी में यहाँ पे इतनी अच्छी एक्टिविटी हमको बताई जिससे हमने इतना सीखा। हम यूपी बोर्ड में से बिलोंग करते हैं, यूपी बोर्ड का मेरा विद्यालय है बुलंदशहर में। तो हम अपने बच्चों को किस तरह से बैलेंस शीट को, हम जो बच्चों की बहुत मेन प्रॉब्लम रहती है कि बैलेंस शीट मिलती नहीं है, उनका फॉर्मेट बच्चों को याद नहीं होगा, तो हमारे मनु सर ने वो बैलेंस शीट एक्टिविटी के द्वारा इतनी अच्छी तरह से हमको बताई कि उस ट्रिक को हम अपने बच्चों को जाके बता सकते हैं। ऐसे ही प्रियंका जी ने हमारी बीएसटी में इतने अच्छे हमको एग्जाम्पल बताए और इतनी अच्छी एक्टिविटी हमको कराई जिससे हम एक्टिविटीज़ को अपने विद्यालय में जाकर अपने बच्चों को हम सब्जेक्ट को इजी तरीके से पढ़ाने में, मतलब हमने बहुत कुछ सीखा। हम अपने बच्चों को इजी तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी मेरा जो अनुभव है यहाँ पे बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छी हमने एक्टिविटीज़ सीखी, जो हमारे यूपी बोर्ड में एक्टिविटीज़ की बहुत कमी रहती है। मैं देखती हूँ सीबीएसई बोर्ड में बहुत एक्टिविटीज़ कराते हैं टीचर्स, लेकिन हमारे यूपी बोर्ड में एक्टिविटीज़ हम लोग बहुत कम कराते हैं। तो आज मैंने ये 3 दिन से जो वर्क हमारा चल रहा है, तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ सीखी हैं जो अपने विद्यालय में जाकर हम उनको बच्चों के साथ शेयर करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद इस विद्यालय का और हमारे सभी साथियों का जो कॉमर्स और इंग्लिश और मैथ्स के यहाँ बैठे हुए हैं कि हमने सबने अच्छे से कोऑर्डिनेट करके अपने इस वर्क को समाप्त किया है। धन्यवाद। ये एक बात से मैं सहमत हूँ रोहित जी थे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग और जो हमें चीज़ें रखनी है वो पाठ्यक्रम से कुछ अलग सिखाया जाए।
उसी क्रम में 2 मिनट का समय, एक तो जो हमने सब सीखा उसको हाउ टू अप्लाई इन द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, पीछे बच्चा एक बैठा हुआ है, 50 बच्चों की क्लास है, 40 बच्चों की, क्या सबसे पीछे वाला बच्चा मेरे लर्निंग आउटकम, मेरे चैप्टर की पूरी बैकग्राउंड क्या वो सीख लिया है, क्या वो सीख चुका है? ये चीज़ हम सब आचार्यों को हमने रखनी चाहिए। और संक्षेप में बताऊँगा। दूसरा, कॉमर्स में चूँकि कुछ मंचासन अधिकारी बैठे हुए हैं, मुझे बहुत पहले याद आ रहा है, अपने विद्यालय से घटना हुई थी कभी, तो बात सचिव साहब तक पहुँच गई थी। मैं केवल बातों में कहना चाहूँगा और छोटा सा बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उस बात को ध्यान रखा जाए और आगे हमें राइट मैम ठीक कह रहा हूँ, और ये बात पहुँचे। कॉमर्स में इतना कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भी उसको मतलब आई डोंट मीन टू से एंड डोंट वांट टू रिकॉर्ड दिस कि उसको बड़ा देखा गया जा रहा है। जैसे अभी जो पेपर आए बोर्ड के, उसमें स्कीम में सुबह पेपर और शाम को पेपर, ठीक है जी, और इकोनॉमिक्स का और अकाउंटेंसी का दोनों ही पेपर टफ होते हैं। कितना मुश्किल था बच्चे के लिए, कैसे कर पाएगा बालक? तो इन चीज़ों को देखना, अगर इसको हम कहीं पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। दूसरा, CBSE बोर्ड का बालक, वो भी हमारे बच्चे हैं, और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन जमीन आसमान का अंतर है साहब दोनों बच्चों में। मैं कॉमर्स जो देखता हूँ इसलिए उसी के बारे में जानता हूँ। CBSE के पेपर को यूपी बोर्ड का बालक सॉल्व नहीं कर पाएगा, कुछ बच्चों को छोड़कर, कुछ बालकों को जो प्रतिभाशाली हैं उनको छोड़कर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। नंबर ऑफ क्वेश्चन, उनकी जो एक्टिविटी बेसिस में स्किलफुल जो क्वेश्चन आ रहे हैं CBSE में, यूपी बोर्ड वाइज है। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले हैं, क्या देख रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं वो लोग, कि जो हमारे जो यूपी बोर्ड के बालक हैं वो बेचारे वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। फिर ये कहते हैं कि साहब CBSE बोर्ड का बच्चा तो CA कर लेता है, CA फंडों से निकाल लेता है, यूपी बोर्ड का बच्चा निकाल नहीं पाता। जब हम क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं बनाएंगे, बताइए अभी जो पेपर आया था उसमें 9 क्वेश्चन थे, 4 थे, 4 में कोई ऑप्शन नहीं, BST में, और सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों कर रहे हैं। वो शायद पहली बार हुआ है ऐसा। 40 मार्क्स के 10 मार्क्स का एक 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं। मैथ वालों की एक रिक्वेस्ट हो रही है कि हम भी एक एक्टिविटी करेंगे। तो बलवीर जी, समस्त अधिकारी गण, मेरे 4 दिन से मेरे साथ प्रशिक्षण कर रहे सभी आचार्य बंधु और बहनों, हम गणित विभाग के तरफ से हमने एक जो एक्टिविटियाँ सीखी हैं, कुछ एक्टिविटी ऐसी हुई जो यहाँ बैठकर ही सुझाई गई थी। उनमें से बड़े रिक्वेस्ट से मैंने भाई जी से रिक्वेस्ट किया कि 2 मिनट का समय हमें दिया जाए ताकि हम जो एक्टिविटियाँ हमने की हैं उनमें से एक एक्टिविटी करके भाई साहब को दिखाया जा सके। तो मैं अपने समस्त गणिताचार्य बंधुओं से निवेदन करूँगा, वे खड़े हो जाएंगे। हरदीप चौधरी साहब, उनका हमें मार्गदर्शन मिला, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने एक एक्टिविटी की है। कक्षा 12 में एक टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें रिलेशन को हमें दिखाना इक्विवेलेंस रिलेशन। उसकी 3 कंडीशन होती है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। एक एक्टिविटी के माध्यम से हम पहले दिखाएंगे कि रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कैसे होता है। सभी गणिताचार्य बंधुओं से निवेदन है कि वे एक लाइन में खड़े हो जाएं। सभी गणिताचार्य एक लाइन में है। तो हमारी थीम है और एक रिलेशन है जिसमें 2 लाइन है, 2 लाइन आपस में पैरेलल है, समांतर है। तो 2 समांतर है तो वो जो रिलेशन है क्या इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा। तो पहला रिफ्लेक्सिव, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्वयं के ही बना होता है या स्वयं से रिलेटेड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो हमारी सभी एक लाइन में है, तो ये एक लाइन है, एक लाइन हमारी स्वयं के ही पैरेलल होती है। इसलिए ये जो हमारा लाइन है ये L1 पैरेलल को L1, इसका मतलब ये हमारा जो फंक्शन है क्या हमारा ये रिफ्लेक्सिव होगा।
इसके बाद दूसरा चलते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में सभी करता है दो भाग दो लाइन हो जाएंगे। तो वी हैव टू लाइन L1 एंड L2। हमारे पास मान लीजिए दो लाइन L1 और L2 है। ये भी हमारी सिमेट्रिक। यदि कोई फंक्शन सिमेट्रिक होता है, यदि x रिलेटिव टू y एंड y रिलेटिव टू x, x y के पैरेलल हो और y x के पैरेलल हो जाए तो वो फंक्शन को क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। यहाँ देखते हैं कि हमारी जो पहली लाइन है, ये मान लीजिए L1 लाइन है, ये लाइन L1 और ये लाइन हमारी L2, दोनों लाइन हमारी आपस में क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब पहली लाइन दूसरी के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि दूसरी लाइन पहली लाइन के भी पैरेलल होगी। इसका मतलब ये जो रिलेशन हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसके बाद में तीसरी कंडीशन होती है हमारी ट्रांजिटिव की। A relation is transitive if x related to y and y related to z is implied x related to z। अर्थात यदि पहली लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तीसरी लाइन बनेगी। थोड़ी देर के लिए आप जरा अभी हमारे पास तो केवल L1 और L2 दो लाइन है। L1 इज पैरेलल टू L2। अब देखते हैं कि आप बैठ जाए, आप हो गया। अब हम देख रहे हैं कि L2 जो लाइन है ये L3 के पैरेलल है। इसका मतलब है L1 पैरेलल L2 एंड L2 पैरेलल टू L3। अब आप बैठ जाए, आप हो गया। हम देख रहे हैं कि L1 लाइन जो है वो L3 के पैरेलल है। इसका मतलब है कि जो रिलेशन हमारा ये ट्रांजिटिव है। L1 parallel to L2 shows that the relation L1 parallel to L2 is an equivalence relation। तीनों संयोजकों ने अपने जो भी प्रशिक्षण कर रहे थे उनको बड़ी अच्छी अच्छी बातें एक्टिविटी के द्वारा समझाई, और जो बाहर से रिसोर्स पर्सन आए उनके द्वारा भी आप लोग को नॉलेज दी गई। इसके बाद मैं अपने मुख्य अतिथि के उद्बोधन के लिए आदरणीय विशोक जी भाई साहब से आग्रह करता हूँ, आप आए और कुछ आशीर्वाद रूप में देने कर पाए। अपने मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर मनु जी, विश्वविद्यालय के कोषाध्यक्ष, आदरणीय महेश जी, अपने दोनों वर्गों के पालक, संभाग निरीक्षक जी, और अपने जो विभिन्न विषयों के जो संयोजक हैं, साथ में जो संचालन टोली और आचार्य बंधु हैं। विद्या भारती में विद्यालय स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक एक प्रशिक्षण की योजना बनी हुई है। यानी केवल ये नहीं कि हमारा प्रशिक्षण अब गर्मियों के दिनों में ही हो रहा है, प्रशिक्षण सतत चलते रहते हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण का उद्देश्य यही है कि हमारी गुणवत्ता बढ़े। जो चीज़ कई बार हमको नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो विषय एक्सपर्ट आते हैं और हमारी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कई बार क्लियर भी नहीं होती, इस तरह के विषय एक्सपर्ट नहीं मिल पाते। तो दोनों ही चीज़ें हैं, लेकिन संभवतः जब अच्छे विषय एक्सपर्ट आते हैं तो वो चीज़ें हमारी दूर हो जाती हैं। जैसे अभी आपके अनुभव कथन आपने सुना है कि हमें यहाँ आकर कुछ चीज़ें हमारी जानकारी में आई, हमारे को एक नई दृष्टि मिली, हमें नया ज्ञान मिला। तो प्रशिक्षण का उद्देश्य गुणवत्ता बढ़ाना है, और ये स्कूल लेवल से लेकर हमारे राष्ट्रीय स्तर तक चलता है। विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण चलते हैं। मुझे तो ध्यान आ रहा है कि ये जो विषयों के प्रशिक्षण है, ये मेरे ख्याल से 5-6 साल बाद शुरू हुए होंगे, बीच में रुक गए। अब रुकने के कारण से क्या है कि अब क्यों रुके, कोई कारण रहे होंगे उसके भी। तो बाद में ये विचार हुआ कि हम जो है टीजीटी के भी प्रशिक्षण कराएं, विषयों के टीजीटी के भी कराएं। तो टीजीटी का प्रशिक्षण अपना नवीन आचार्य वर्ग में हो गया, और अब ये पीजीटी विषयों का प्रशिक्षण है। तो इस तरह से प्रशिक्षण ये सतत चलते रहते हैं, तो हमारी ये चीज़ें आगे ठीक होती चलती रहती हैं। एक विद्या भारती ने प्रशिक्षण की पुस्तिका भी निकाली, और उस पुस्तिका के अंदर अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दिए हुए हैं, उसके विषय भी दिए हुए हैं कि किन विषयों पर प्रशिक्षण कर सकते हैं। अब वो पुस्तिका जो है वो तो पुरानी हो गई है, लेकिन अब वो नई बन रही है आज के हिसाब से, क्योंकि नई शिक्षा नीति आ गई है। तो नई शिक्षा नीति के हिसाब से उसको भी अपडेट किया जाए, वो भी आपके सामने शीघ्र आएगी, स्कूलों में भी पहुँचेगी।
अभी एक आचार्य जी बता रहे थे कि कुछ अशोक जी बता रहे थे कि प्रश्न पत्रों में कोई समस्या आती है या और भी कोई समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसा विद्या भारती ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए अपने यहाँ से जैसे समूह बने हुए हैं, शिक्षा का भी समूह बना हुआ है, तो उसके लिए अपने विपिन गोयल जी जो जल शिक्षा के मंत्री हैं, उनको सरकार से बातचीत करने के लिए अधिकृत किया। तो कोई भी इस तरह की समस्या आ रही है कि प्रश्न पत्रों की या पुस्तक से संबंधित या अन्य कोई मान्यता से संबंधित, आपको लगता है कि ये सुझाव मुझे देना चाहिए, तो वो सुझाव आप लिखित में दीजिए और लिखित में वो सुझाव सीधे आप विपिन जी को भेज दीजिए। तो वो उनकी क्योंकि बैठ के सरकार के साथ, मंत्रियों के साथ वहाँ पर होनी तय हो गई है, नाम भी उनका चला गया है, तो वो समस्याएं धीरे धीरे वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। अभी एक ध्यान में आया कि जो यूपी बोर्ड है वो पुस्तकें नहीं छापता। एक समस्या ये भी आई कि पुस्तकें नहीं छापता। पुस्तकें कौन छापते हैं? प्राइवेट जो पब्लिकेशन है, पब्लिशर्स हैं, वो पुस्तकें छापते हैं। अभी यहाँ इस वर्ग में भी पुस्तक पढ़ना और उसकी समीक्षा करना ऐसा सत्र रखा गया। तो ध्यान में आया उस सत्र के अंदर विभिन्न विषयों के जो पुस्तकों की उन्होंने समीक्षा की, तो सरकारी पुस्तकों में भी ढेर गलतियाँ, उसमें कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक्स हैं, कहीं वर्तनी की त्रुटि हैं, कहीं जो पाठ है वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा, या उसका जो कंटेंट है वो रेलिवेंट नहीं है, बच्चों के स्तर के अनुकूल नहीं है। तो पुस्तकें जो हैं, जिस कक्षा का बच्चा है उसके स्तर के अनुकूल पुस्तक लिखी जाए। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो जब आप पुस्तक समीक्षा करते हैं, क्योंकि पढ़ाने से पहले हमें लेखक के बारे में भी जानना जरूरी है, पुस्तक क्यों लिखी है, क्या वो रेलिवेंट है, उस हिसाब से नहीं है। तो पुस्तकें हम प्राइवेट पब्लिकेशंस लिख रहे हैं, लेखकों को हायर करते हैं, वो लेखक भी किस तरह के होते हैं मुझे तो पता नहीं। डिग्री कॉलेज के लोग इंटर कॉलेज की पुस्तकें लिख रहे हैं, 6ठी 7वीं की लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीधे उसका कई बार जानकारी नहीं होती, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिसमैच होती हैं। तो बहुत सारे इस तरह की बातें हैं जिनको आप लिख कर दे सकते हैं, उस आपका सुधार उसमें भविष्य में जल्दी उसका हो सकता है। एक जैसे मानो आपने अपना विषय रखा है सभी लोगों ने, तो जो एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग है आजकल तो पूरा जो इसी पर है, बहुत प्रकार की लर्निंग अप्रोच हैं, बहुत प्रकार के लर्निंग ऐप्स भी आ गए। आप जब बहुत सारे ऐप्स खोलोगे तो एजुकेशनल ऐप्स बहुत सारे हैं, स्वयं प्रभा है, निष्ठा है, निष्ठा ऐप है, और भी बहुत सारे ऐप हैं, और इतना सारा कंटेंट उनके अंदर पड़ा हुआ है, इतनी सारी हर चैप्टर पर उनके अंदर एक्टिविटी भी पड़ी हुई है। तो आप उनका उपयोग कीजिए और यहाँ तक कि बच्चों को भी वो ऐप डाउनलोड कराइए जो अच्छे ऐप हैं। तो उसका लाभ इतना मिलेगा आपको कि बच्चों को भी एक नई जानकारी मिलेगी और हमारे को भी एक अच्छी नई जानकारी मिलेगी। तो उन लर्निंग ऐप्स को आप जरूर एक बार देखिए, सारे लोग उनको भी डाउनलोड कराइए। इसके अलावा जो NEP के अंदर जितनी भी चीज़ें नई आ रही हैं उससे हमको अपडेट रहना चाहिए। आप रहते भी होंगे, बहुत CBSE तो बहुत ज़्यादा अपडेट रहता है, यूपी बोर्ड में वो चीज़ें देर से आती हैं। तो अपने को मानो जॉयफुल लर्निंग है वो कैसे करानी है, या एक्सपीरियंसिंग लर्निंग है वो कैसे करानी है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए। जैसे कई बार मुझे ध्यान आता है कि जैसे आपका लेसन प्लान बना होगा, अभी यहाँ पर इसका प्रियंका जी ने कराया था, तो उन्होंने उसका पूरा डेमो भी कराया। कोई पाठ भी पढ़ाना है तो पूरा डेमो उसका कराया उन्होंने, टीचर्स को बिठा लिया और उसमें जो है उसके अनुसार कुछ कैरेक्टर्स भी बना दिए और वो जो पाठ को उसका डिमॉन्स्ट्रेशन किया। तो उससे बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है, मानो हमने कोई एक्सपीरियंस करा दिया उस चीज़ का। मुझे ध्यान है, एक बार मैं निरीक्षण में गया, नैनीताल में निरीक्षण लगा हुआ था, तो मैं पीछे बैठ गया क्लास के अंदर। तो जो आचार्य जी उस लेसन को पढ़ा रहे थे, इंग्लिश का लेसन था, तो महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए उससे संबंधित वो लेसन था। तो वहाँ मैंने देखा कि आचार्य जी तो कुछ करा नहीं रहे, तो 2 मिनट बाद देखा तो एक महात्मा बुद्ध बन के आ रहे हैं, उनके साथ कुछ उनके शिष्य चले आ रहे हैं, और फिर उन्होंने अंग्रेजी में ही वहीं बच्चों ने डायलॉग बोले और उस पाठ को समझाने का प्रयास किया। तो जो वो एक्टिविटी उन्होंने कराई वो बच्चों पे एक इम्प्रेशन डालती है, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। टीचर्स को भी एक
एक ये रहता है कि भाई बच्चों की समझ में ज़्यादा आना चाहिए, तो वो इस तरह से चीज़ें रहती हैं। एक इंटरेक्टिव अप्रोच है, आप लेसन पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर, तो पढ़ाते पढ़ाते जब फीडबैक लेते हैं, ये सब करते ही हैं, ज़्यादातर लोग करते हैं कुछ, तो बीच बीच में हमें प्रश्न जरूर पूछने चाहिए, वन वे नहीं रहना चाहिए। तो बहुत प्रकार की टेक्निक्स जो हैं, जो नई एनईपी के अंदर दिए हैं, हम उनको भी हमको अवगत होना चाहिए, बच्चों को भी समझाना चाहिए, बच्चों के सामने वो चीज़ें लानी चाहिए, तो उसका लाभ हम सबको मिलता ही है। तो आप जो विषय वर्ग में यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, चाहे लेसन प्लान बनाना सीखा है, अब हमारे यहाँ तो पंचपदी जो है बहुत पहले से लोग बोलते आ रहे हैं। आदरणीय लज्जाराम तोमर जी ने पंचपदी का निर्माण किया और उन्होंने वो सारे पद बता दिए, थोड़ा बहुत चेंज करके अब सरकार ने उसको पंचमुखी बोल दिया, हमारे यहाँ पंचपदी बोल दिया, तो पंचपदी नाम से वो सब चीज़ें चल रही हैं। अब ये पंचपदी को सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। जो प्राइवेट कॉलेज चलते हैं, हमारे डीपीएस है, डीबी है, उनको भी ये लेसन प्लान उसी तरह से बनाने पड़ेंगे। तो हमारा जो लेसन प्लान है वो सीधा क्लासरूम में ट्रांजैक्शन का एक माध्यम है। अगर वो हमारा अच्छा बन जाएगा तो मैं नहीं समझता कि क्लासरूम में अंदर गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी। अगर लेसन प्लान हमारा अच्छा बन जाएगा, उसके अंदर एक्टिविटी भी आ जाएगी, उसके अंदर टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आ जाएगी, उसके अंदर हर प्रकार की चीज़ें आ जाएगी जो 5 स्टेप्स उसके अंदर बताएगी, तो उससे बच्चों का भी विकास होगा। लास्ट में जो उसका पद है प्रयोग और प्रसार वाला, सीधा बच्चों के लिए है। बच्चे प्रयोग भी करेंगे, प्रसार भी करेंगे, आपस में ग्रुप लर्निंग भी सीखेंगे, पीयर लर्निंग भी सीखेंगे। तो लेसन प्लान हमारा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ये लेसन प्लान हमारे कैसे और अच्छे बने, इस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जो आपने यहाँ सीखा है उसको आप विद्यालय में जाकर और अच्छे से उसको प्रयास करेंगे। इसी को ध्यान में रखते सब प्रशिक्षण वर्ग होते हैं। प्रशिक्षण वर्ग का उद्देश्य यही है कि आप लोगों का भी विकास हो, नई नई चीज़ें सीख के जाएँ और विद्यालय के अंदर उसमें बच्चों के बीच में वो चीज़ें पहुँच जाएँ, इससे हमारे बच्चे की जो है वो उनके अंदर भी वो गुणवत्ता आ जाए। आज पूरे देश के अंदर विद्या भारती के मॉडल को स्वीकार किया जा रहा है। प्राइवेट पब्लिक स्कूलों में वो चीज़ें नहीं पहुँच रही जो हमारे यहाँ हो चुकी है। अब शिशु वाटिका का कंसेप्ट है, वो प्राइवेट स्कूलों में वो दूसरे प्रकार से सोचते हैं, हमारे यहाँ दूसरे प्रकार से सोचते हैं। उस कंसेप्ट को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग समझने के लिए आ रहे हैं विद्या भारती के स्कूलों में, जरा शिशु वाटिका का कैसे है आपके यहाँ पर, किस तरह से आप संचालन करते हैं, किस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अपनी सरकार ने 90% ड्राफ्ट हमारा स्वीकार किया, कुछ 10% चीज़ें होंगी जो नहीं जोड़ी होंगी, लेकिन सारा की सारी बातें विद्या भारती की एनईपी के अंदर मान ली गई। तो हम उन सब चीज़ों को समझें, एनसीएफ को पढ़ें, नई नई चीज़ों जो उसके अंदर जोड़ी गई है उनसे हम अपने को अपडेट रखें, तो निश्चित रूप से हमारा भी विकास होगा और हमारे माध्यम से बच्चों का भी विकास होगा। तो इतनी बात मुझे 9 जून से वर्क चल रहा है और आज तक वाणिज्य में अनेक रिसोर्स पर्सन आए, लेकिन डॉक्टर मनु जी 9 से लेकर 8 तक लगातार कई बार आए, तो मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कुछ वार्ता करनी कर सकता। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम, मंच आसीन सभी लोगों को प्रणाम। समय बहुत कम है, एक से कुछ होना, तो मैं सिर्फ 2 मिनट आपसे बात करूँगा। मुझे लगता है कि धन्यवाद ज्ञापन जैसे होता है, भी होना भी है, उससे पहले एक क्षमा याचना ज्ञापन भी होना चाहिए। तो जो भी यहाँ कमियाँ रह गई, मैं पहले से उसके लिए क्षमा मांगता हूँ कि अगर कुछ कमियाँ रह गई हों, क्योंकि इस विद्यालय का कार्यकारिणी सदस्य में एक दायित्व मिला है मुझे, तो अगर कुछ कमी रह गई हो तो हम उसको आगे से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और अगली बार जब आएंगे तो आपको वो कमी नहीं मिलेगी अगर आप बता कर जाएंगे कि क्या कमियाँ है। दूसरी चीज़ मैं सोचता था कि आप लोगों मतलब मैं एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, आप विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो आपका और हमारा एक सामंजस्य होना बहुत आवश्यक है। उसका रीज़न ये है कि आप एक बच्चा जो एक कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिसे आप एक शेप देते हैं, एक मटका बनाते हैं, वो मटका कितना मजबूत होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारा काम उस मटके में कुछ नहीं करना है, उस मटके में ऊपर ड्राइंग करना है, उसे मार्केट में बेच देना है कि आ जाए, अब आइए आप जॉब के लिए। हम केवल उसमें ड्राइंग कर रहे हैं, मटका कितना मजबूत है ये आप बना रहे हैं। इसलिए आपको भी लगातार प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है और होनी चाहिए। हम कुछ नया सीखें, इसके लिए हमें कभी भी अपने आप को रोकना नहीं चाहिए कि नहीं मुझे तो बहुत आता है, मैं नहीं सीख सकता।
कुछ नया सीखें, पढ़ने की आदत को अपने साथ जोड़कर हमेशा रखें, हमेशा कुछ नया पढ़ें। मैं बोल रहा हूँ, कई बार हमारी कथनी और करनी में बहुत फर्क हो जाता है। मैंने कब पढ़ा मुझे आखिरी बार मुझे पता नहीं, लेकिन इस प्रशिक्षण वर्ग में आने के बाद मुझे लगता है कि मुझे भी और ज्ञान की ज़रूरत है। जब मुझसे कई सवाल पूछे गए, किसी ने पूछा कि वो डेबिट को DR और क्रेडिट को CR क्यों कहते हैं, तो मैंने एक सिर्फ अंदाज़ा लगाया कि डेटर का DR आ रहा है और क्रेडिटर का CR वहाँ से लेते हैं। है वही, लेकिन वो एक इटालियन वर्ड है डेवरे और क्रेडरे, तो वहाँ से उससे वो DR और CR आया ये। लेकिन अगर आपने मुझसे नहीं पूछा होता तो मैंने नहीं पढ़ा। आजकल का जो विद्यार्थी है उसके पास शिक्षा देने के लिए केवल आप ही नहीं है, एक गूगल चाचा बैठे हुए हैं जो उनको हर चीज़ का ज्ञान देते हैं, सही गलत दोनों तरह का ज्ञान देते हैं। कई चीज़ें गलत भी होती हैं जो गूगल पर आती हैं, तो उनको वो एक क्वेश्चन लेकर आता है, उस पर आप भी सर्च कीजिए। हम तभी सर्च कर पाएंगे जब हमने खुद भी पहले पढ़ा हो, हम उसको तभी जवाब दे पाएंगे जब हम खुद भी अच्छा पढ़ कर रखेंगे। तो आप अपने आप को प्रशिक्षित रखिए और प्रशिक्षण में वर्ग में जरूर आइए। मैं बाकी लोगों से जो वहाँ बैठे हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि ये पता चला 87 स्कूल हैं हमारे और संख्या हमारी बहुत कम रही। इस पर अगली बार थोड़ा सा और विचार करके सभी का प्रशिक्षण हो, सभी को एक कंपल्शन लगाएं, चाहे आप 3 दिन के लिए 4 दिन के लिए या इसके छोटा करके 2 दिन कर लें, लेकिन सभी के लिए आना कंपल्सरी हो ताकि वो अपना डेवलपमेंट करें। धन्यवाद। मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए जगवीर शर्मा जी भाई साहब जो संभाग निरीक्षक हैं मेरठ संभाग के, उनसे आग्रह करता हूँ। मंचासीन अधिकारीगण, प्रधानाचार्य जी और समस्त आचार्य बंधु बहने, गर्मी की छुट्टियों में कष्टपूर्ण प्रशिक्षण और उसमें भी विभिन्न व्यवसायों में लगे ऐसे व्यक्ति जो रिसोर्स पर्सन के रूप में हमारे बीच में आए, बहुत लंबे समय से जो योजना बना करके हम सबको अपने अपने कार्य में लगाते रहते हैं। आदरणीय श्री महेश चंद्र शर्मा जी हमारे प्रांत के शैक्षिक प्रमुख हैं, हमारे आदरणीय प्रदेश निरीक्षक जी श्री विशोक कुमार जी, इस विद्यालय के यशस्वी कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मनु उमेश जी, और जिन्होंने अपना खाता खोल रखा है और खाते का मुंह खोल रखा है, यानी सारी व्यवस्थाएं बहुत सुंदर बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके ये सब किया है। तो ऐसे मनु वशिष्ठ जी, इस विद्यालय की पूरी समिति, इस विद्यालय का स्टाफ, प्रधानाचार्य जी, यहाँ के कर्मचारीगण और जो हमको स्वादिष्ट भोजन करा रहे हैं उसका निर्माण करने वाले बंधु बहनें, आप सब ने इस कठिन समय में से और जो आनंद का समय था, घर परिवार रिश्तेदारों के बीच में व्यतीत होना था, उसमें से 3 दिन का समय निकाला है। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरठ प्रांत की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन 2 पंक्तियों के साथ में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निराश न हो। दिनकर जी की भविष्यमती पुस्तक से ये रचना 2 पंक्तियां हैं कि एक हाथ में कमल, एक में धर्म दीप्त विज्ञान, लेकर बढ़ने वाला है दुनिया में हिंदुस्तान। भारत माता की जय। ऐसा आपका धन्यवाद। साथ में जो हमारी संचालन टोली रही है, संयोजक तो रहे हैं लेकिन संचालन टोली भी रही है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो वो भी बहुत हार्ड वर्क करते रहे। अब शांति मंत्र रहेगा, सभी कमर सीधी कर लेंगे। उसके बाद भोजन रहेगा और आप जो है लगता उसी समय जाना जा सकते हैं, लगता रुक भी सकते हैं। कमर सीधी करने के बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः।